चलिए देखिए, टॉपिक है हम लोग का ब्रीथ। क्या है? ब्रीथ टॉपिक। अंग्रेजी में इसे सर्कल कहते हैं। क्या है ना? बेसिक चीजें आप ब्रीथ के बारे में क्या जानते हैं कि हर ब्रीथ का अपना एक केंद्रक होता है, केंद्र होता है। हर ब्रीथ का अपना एक केंद्र होता है और इस केंद्र को हम ओ से सूचित करते हैं। ठीक है? हर ब्रीथ की अपनी एक त्रिज्या होती है। क्या होती है? त्रिज्या। ठीक है? हर ब्रीथ की अपनी एक त्रिज्या होती है। यानी ब्रीथ का नोटेशन क्या होता है? सी, और केंद्र क्या है? ओ, और त्रिज्या क्या है? आर। आए समझ में? आर क्या है? त्रिज्या है। आए समझ में? और ओ क्या है? ब्रीथ का केंद्र है। ठीक है? कोई भी ब्रीथ आपको खींचना है तो उस ब्रीथ की दो चीजें अहम है। उसका केंद्र पता होना चाहिए और उसकी त्रिज्या पता होना चाहिए। ठीक है? आए समझ में? देखिए, ब्रीथ का जो घेरा होता है ना, उस घेरा का नाम होता है परिधि। क्या नाम होता है? परिधि। परिधि को अंग्रेजी में कहते हैं सरकमफ्रेंस कहते हैं। सरकमफ्रेंस। आए समझ में? क्या कहते हैं इसको? सरकमफ्रेंस। और इतना हम जानते हैं, है ना, क्या कि आप जो है किसी भी रेडियस का या किसी भी त्रिज्या का ब्रीथ खींच लो, किसी भी त्रिज्या का ब्रीथ खींच लो तो हमको क्या मिलेगा? कोई भी त्रिज्या का ब्रीथ खींच लो तो उस जो है उस ब्रीथ का परिधि और उसका त्रिज्या का दोगुना, और उसका त्रिज्या का दोगुना, यानी उस ब्रीथ की परिधि में और उस ब्रीथ के त्रिज्या के दोगुने से यदि भाग लगा दिया जाए तो हमेशा एक कांस्टेंट राशि प्राप्त होती है। क्या? कांस्टेंट राशि। हमेशा जो है इसकी वैल्यू जो है एक नियत वैल्यू होती है। क्या? नियत वैल्यू, जिसको हम क्या कहते हैं? पाई कहते हैं। क्या कहते हैं? पाई। और पाई का जो मान होता है ना, वो या तो 22/7 होता है, नहीं तो 3.14 होता है, या 3.14। है समझ में? तो ये प्रैक्टिकली ये चीज निकाला गया है कि आप किसी भी ब्रीथ को ले लो और उस ब्रीथ के परिधि में उसकी त्रिज्या के दोगुने से यदि भाग लगा दिया जाए तो हमेशा एक नियत वैल्यू मिलती है। तो कितना होता है? 3.14। इसको बट्टा में बदलेंगे तो कितना होगा? 22/7। और उसको एक नामकरण कर दिया गया ग्रीक लेटर से, जिसका नाम क्या है? पाई। इसलिए जो C/2R = क्या होता है? पाई। तो C का वैल्यू यहां से निकालिएगा तो क्या होगा? 2πr। तो ब्रीथ की जो परिधि होती है ना, वो कितने के बराबर होती है? 2πr के बराबर होती है। इसलिए ब्रीथ की परिधि, सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, कितने के बराबर होगा? 2πr। और ये लेंथ होता है, बाहरी घेरे की लंबाई होती है। बाहरी घेरे की लंबाई होती है, इसलिए इसको हम कहते हैं 2πr इकाई करते हैं। समझ में आ गया? तो ये हो गया बेसिक चीजें ब्रीथ के बारे में, है ना। और भी बेसिक चीजें क्या है उसको हम देखेंगे। और इसका जो आंतरिक जो भाग है ना, इसको हम क्षेत्रफल कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षेत्रफल। ये जो है ये क्षेत्रफल है। तो क्षेत्रफल कहने का मतलब जो ब्रीथ का क्षेत्रफल होता है उसके लिए जो हम फॉर्मूला यूज करते हैं, उस फॉर्मूला का नाम है क्या? πr², वर्ग इकाई। πr² वर्ग इकाई। है समझ में? ठीक है? अब देखो, इसके बाद की जो हम लोग बात करने वाले हैं, यहाँ दिखाई दे रहा है कैमरा में? लेकिन आप नहीं देख रहे। यहाँ तो दिखाई दे रहा है ना? है? अब दिखाई दे रहा है? सर अंधेरा हो गया, पूरा नहीं दिख रहा है। चार्ज है। अरे वो आने दो ना जी, वो तो आता रहेगा, उसका काम है आना। चलो देखो, अब बुझा रहा है। देखना है कि
जीवा के बारे में, वृत्त की जीवा क्या होती है, किसके बारे में, जीवा के बारे में। है समझ में? तो देखो वृत्त पर कोई दो बिंदु ऐसा लेते हैं, है ना, वृत्त पर कोई दो बिंदु ऐसा लेते हैं जो वृत्त को कितने भागों में कट करे, दो भागों में कट करे। जैसे मान लो एक ए लेते हैं और एक बी लेते हैं, है ना, और यदि ए बी को मिला दिया जाए तो वृत्त कितने भागों में कट जाएगा, दो भाग में, है ना। तो हम कहेंगे कि जो ए बी है ना, है ना, ए बी है वो वृत्त की क्या है, जीवा है। ए बी जो है वो वृत्त की जीवा। इस तरह से यदि हम देखें तो वृत्त के अंदर अनंत जीवाएं होती हैं, वृत्त के अंदर अनंत जीवाएं होती हैं। आप वृत्त के अंदर जीवाओं को यदि आप खींचने का प्रयास करें तो जीवाओं की कमी नहीं होगी। वृत्त के अंदर अनंत जीवाएं होती हैं, वृत्त के अंदर अनंत जीवाएं होती हैं। लेकिन वृत्त की एक सबसे बड़ी जीवा होती है, वृत्त की एक सबसे बड़ी जीवा होती है जो केंद्र से होकर के जाती है ना। वृत्त की एक सबसे बड़ी जीवा होती है जो केंद्र से होकर के गुजरती है और इस जीवा का नाम है व्यास। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, सबसे बड़ी जीवा को हम क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। यानी अंग्रेजी में इसे डायमीटर कहा जाता है। क्या, इसलिए डायमीटर कहने का मतलब यह वृत्त को बराबर बराबर दो भागों में बांटने का कार्य करती है समझ में। तो इसको हम वृत्त का व्यास कहते हैं। और वृत्त का व्यास कहने का मतलब ये हुआ, ये केंद्र से होकर के जाती है तो यह दो त्रिज्याओं के योग के क्या होती है, बराबर होती है। तो d बराबर क्या फॉर्मूला लिख सकते हैं, 2r। तो वृत्त का व्यास का फॉर्मूला कितना हो गया, 2r। है समझ में। तो वृत्त का व्यास का फॉर्मूला हो गया d बराबर 2r। अच्छा है, यहाँ से और यदि निकालें तो r की वैल्यू, यानी व्यास दिया हो तो त्रिज्या कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो उसके हम व्यास में 2 से भाग लगा देंगे। ये बीसी चीजें आप पढ़ लिए हैं, है ना। तो वृत्त की जो त्रिज्या होती है ना वो व्यास की आधी होती है। वृत्त का जो व्यास होता है ना वो त्रिज्या का क्या होता है, 2 गुना होता है। समझ में आ रहा है, त्रिज्या का 2 गुना होता है। तो इस तरह से जो है हम देखे कि व्यास कैसे निकलता है। उसी तरह वृत्त के परिधि को, है ना, यदि हम d के फॉर्म में रखें तो 2 और r मिला दे तो क्या बनेगा, d बनेगा जी। तो इस फॉर्मूला को लिख सकते हैं पाई डी, लिख सकते हैं। हाँ, तो वृत्त की परिधि का 2 फॉर्मूला, एक व्यास के फॉर्म में और एक त्रिज्या के फॉर्म में। वैसे ही वृत्त का क्षेत्रफल क्या है, पाई r स्क्वायर है। तो एक हो गया व्यास के, एक हो गया त्रिज्या के फॉर्म में, और दूसरा यदि हमको लिखना है तो हम लिख सकते हैं पाई डी स्क्वायर बाई 4। क्योंकि r बराबर क्या होता है, d बाई 2। स्क्वायर करेंगे तो d स्क्वायर बाई 4, तो स्क्वायर करेंगे तो d स्क्वायर बाई 4, यानी d के फॉर्म में कितना आ गया, पाई डी स्क्वायर बाई। ये वृत्त का क्षेत्रफल हो गया और वृत्त की परिधि हो गई। तो वृत्त का जीवा क्या होता है, क्लियर हो गया, है ना। वृत्त का जीवा क्या होता है, क्लियर हो गया। लेकिन एक होता है ना छेदक, जिसको बोलते हैं, है ना, सेकंड, क्या बोलते हैं उसको, सेकंड लाइन, है ना। सेकंड लाइन क्या होता है ना, जो वृत्त को क्या करता है, छेदते हुए निकल जाता है। जैसे मान लीजिए कि एक ऐसी रेखा जो वृत्त को 2 बिंदुओं पर टच करते हुए पास करती है, तो इसको हम छेदक रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी, छेदक रेखा। क्या बोलते हैं इसको, छेदक रेखा। है समझ में, ठीक है। लेकिन क्या होता है ना, ये एक ऐसी रेखा जो वृत्त को छूते हुए निकल जाए, जो वृत्त को छूते हुए निकल जाए। गौर से देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये वृत्त है और एक ऐसी रेखा जो क्या कर रही है, वृत्त को छूते हुए निकल रही है, पॉइंट पी पर मान लीजिए टच कर रही है। तो जब छूते हुए निकलेगी ना तो ऐसी रेखा को हम कहते हैं स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा यानी इसे हम अंग्रेजी में कहते हैं टेंजेंट लाइन कहते हैं। है समझ में। तो छेदक रेखा, जीवा, और क्या मिला हमको, स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा किसे कहते हैं, जब वृत्त को छूते हुए निकल जाए उसे स्पर्श रेखा, यानी टेंजेंट लाइन के नाम से उसको जानते हैं। समझ में आ गया यहाँ तक कोई दिक्कत। छेदक रेखा क्या होता है, जीवा क्या होती है, व्यास क्या होता है, त्रिज्या क्या होता है, परिधि क्या होता है और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है।
आए समझ में? नोट करना है, जल्दी से नोट कीजिए, आपको 2 मिनट का समय देता है। ये स्पर्श रेखा, देखिए स्पर्श रेखा मैं एक बार और आपको समझा दूं। ये एक ऐसी रेखा जो वृत्त को, है ना, किसी बिंदु पर, वृत्त के किसी बिंदु पर छूते हुए क्या करे, निकल जाए, छूते हुए निकल जाए, उसे हम वृत्त का क्या कहते हैं, स्पर्श रेखा। जैसे मान लीजिए कि एक पॉइंट हम पी ले लिए, अब इस पी से एक रेखा क्या होगा, ऐसे गुजर जाएगा। तो जो ये रेखा बना, मान लीजिए कि ये रेखा हो गया, सपोज दैट ए बी है, तो इस रेखा को क्या कहेंगे, स्पर्श। और जिस बिंदु पर टच करती है ना, उसे स्पर्श बिंदु यानी टेंजेंट पॉइंट के नाम से जानते हैं। समझ में आ रहा है? टेंजेंट पॉइंट के नाम से जानते हैं। तो एक पॉइंट ये याद रखना है ना कि किसी भी वृत्त पर किसी एक बिंदु से एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। ऐसा समझ में? वृत्त पर किसी एक बिंदु से सिर्फ एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, ठीक है। और स्पर्श रेखा के बारे में क्या कहानी है कि यदि मान लीजिए कि कोई एक स्पर्श कोई एक वृत्त है, और वृत्त के बाहर हम मान लीजिए कोई बिंदु ले लेते हैं, ठीक है, कोई बिंदु पी ले लिए, तो इस बिंदु से इस वृत्त पर अधिकतम से अधिकतम सिर्फ और सिर्फ 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। कितना 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, सिर्फ 2 स्पर्श रेखाएं। तो वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर केवल और केवल 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, 2 से ज्यादा नहीं खींची जा सकती है। बात समझ में आ रहा है? और दूसरी बात यह है कि जैसे मान लीजिए कि 2 वृत्त यदि टच कर रहे हैं एक दूसरे को, 2 वृत्त यदि एक दूसरे को किसी बिंदु पर टच कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं, देखो टच कर रहे हैं, ऐसा समझ में? तो इन दोनों वृत्तों में सिर्फ एक ही स्पर्श रेखा क्या होता है, उभयनिष्ठ होता है, यानी कॉमन होता है। क्या कॉमन होता है? एक उभयनिष्ठ रेखा कॉमन होता है, और दूसर का ऐसे भी यदि हम देखें तो कॉमन हो सकता है, और ऐसे भी देखें तो ये कॉमन हो सकता है ना। तो 2 वृत्त जब एक दूसरे को किसी बिंदु पर टच कर रहे हैं, तो उनमें जो है मुख्यतः जो है 3 स्पर्श रेखाएं, 3 स्पर्श रेखाएं उभयनिष्ठ होती है। समझ में आ रहा है? कितनी स्पर्श रेखाएं? 3 स्पर्श रेखाएं, ठीक है। और दूसरी कहानी ये है कि यदि 2 वृत्त यदि हम ले लेते हैं, है ना, और दोनों किसी एक बिंदु पर मौजूद है ना, 2 वृत्त जिनके केंद्र की दूरी कुछ है, कुछ हमने मेजर कर लिया कि चलो भाई कुछ दूरी पर है ना, टच में नहीं है, तो इनसे यदि स्पर्श रेखाएं देखें तो कितनी स्पर्श रेखाएं कॉमन हो सकती हैं? तो एक तो बाहर से बाहर ऐसे कॉमन हो सकती हैं, और दूसरा जो है ऐसे तिरछा कॉमन कराइएगा तो एक स्पर्श रेखा ऐसे, यानी इस हाल में कितनी स्पर्श रेखाएं हैं? कुल मिला के 4 स्पर्श रेखाएं। तो जब टच में हो तो कितनी स्पर्श रेखाएं उभयनिष्ठ हैं? 3, है ना। और जब टच में नहीं हो तो कितनी स्पर्श रेखाएं हैं? 4। बात समझ में आ गया? और दूसरा बात ये चीज क्लियर करना है कि वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर अधिकतम कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? सिर्फ और सिर्फ 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। और इसका एक क्राइटेरिया होता है कि ये दोनों स्पर्श रेखाएं आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। है समझ में? ये दोनों स्पर्श रेखाएं बराबर होते हैं। दूसरी बात कि किसी स्पर्श रेखा पर, किसी स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या हमेशा लंब होती है, त्रिज्या हमेशा लंब होती है। है समझ में? मान लीजिए कि हम यहाँ पर एक वृत्त लेते हैं और एक स्पर्श रेखा हमने खींच दिया, है समझ में? स्पर्श रेखा पी ले लिया, ये केंद्र हो गया। तो केंद्र से जब हम त्रिज्या को केंद्र से और जब इस स्पर्श बिंदु को मिलाएंगे ना, तो जो त्रिज्या बनेगा वो त्रिज्या इस स्पर्श रेखा का क्या होगा? लंब होगा। ठीक है, ये हम लोग कंस्ट्रक्शन में इस चीज को पढ़ेंगे। अभी फिलहाल जो है इसके बारे में हम समझ रहे हैं। तो स्पर्श रेखा क्या होता है समझ में आ गया? स्पर्श रेखा जो वृत्त को छू करके जाती है, टच करके जाती है। यहाँ तक किसी को दिक्कत? चलिए अब अगला पॉइंट जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो ये है, क्या पिछले कक्षा की बातों को जरा हम दोहरा देते हैं, है ना, कि
वृत्त का जो, जैसे मान लीजिए कि एक वृत्त है, ठीक है, और इसका केंद्र क्या है, O है, समझ रहा है, और एक जीवा है जिसका नाम AB है। क्या है, AB, जिसका नाम क्या है, AB है, ठीक है। यदि हम क्या करें कि इस जीवा पर केंद्र से यदि एक लंब खींचे, क्या करें, केंद्र से एक लंब खींचे, है ना, तो यह लंब जो होता है ना, जीवा को दो भागों में क्या करता है, बांट देता है। जीवा को दो भागों में बांट देता है, समझ में, जीवा को कितने भागों में बांटता है, दो भागों में बांट देता है। तो इस बात को ध्यान में रखना है कि ध्यान में ये रखना है कि AB यदि कोई जीवा है ना, और इस पर एक ऐसा लंब खींचे जो केंद्र से होकर जा रहा है ना, तो वह लंब क्या करता है, जीवा को दो भागों में बांट देता है। समझ में आ रहा है, वह जीवा को दो भागों में बांट देता है। तो इस बात को आपको समझना चाहिए। चलिए दूसरी बात, अब देखते हैं चाप क्या होता है। क्या जी, चाप, इसको अंग्रेजी में आर्क कहते हैं। क्या कहते हैं, आर्क कहते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि कोई वृत्त है ना, और वृत्त पर हम कोई दो बिंदु ले लेते हैं, मान लिया A ले लिया और ये B ले लिया, आए समझ में। तो कहने का मतलब क्या है कि वृत्त के सरकमफ्रेंस का एक पार्ट बन गया क्या, AB, क्या, AB। तो AB का जो लेंथ होगा ना, ठीक है, AB को हम क्या बोलेंगे, कर्व पार्ट बन रहा है ना वृत्त का, एक छोटा सा, ठीक है, यानी पूरे सरकमफ्रेंस का एक छोटा सा हिस्सा है, ऐसा समझ में। AB एक छोटा सा हिस्सा है, तो इसको हम कहेंगे चाप AB। क्या कहेंगे जी, ये चाप है, ये क्या, ये चाप है, यानी आर्क बन रहा है। ये क्या बन रहा है, आर्क बन रहा है ना, ऐसा समझ में, क्या ये आर्क बन रहा है। तो हर आर्क की लंबाई होती है क्या, AB क्या है, तो चाप AB क्या है, तो AB यहां पर हम क्या बोल सकते हैं, चाप की लंबाई। क्या बोल सकते हैं, चाप की लंबाई, है समझ में। देखिए चाप कैसे बनता है, एक बार फिर से आपको समझाते हैं, ठीक है। हमने वृत्त पर दो बिंदु ले लिया, A और B, तो A और B ले लिया, तो कौन सा चाप बना, तो कहेंगे कि चाप AB का निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ जी, AB, चाप AB का निर्माण, है समझ में, चाप AB का निर्माण, ठीक है। और यह क्या है, चाप AB की लंबाई है। क्या ये लंबाई, इसको हम क्या कहेंगे, लंबाई कहेंगे। समझ में आ गया, लेंथ ऑफ आर्क AB, समझ में आ रहा है। अब देखिए, अब होता क्या है ना कि यदि इस चाप को गौर से देखें तो ये जो है केंद्र पर एक कोण अवतरित करते हैं, अंतरित करते हैं, केंद्र पर एक कोण अंतरित करते हैं। मान लिया कि कोण क्या है, थीटा, मान लिया कि कोण क्या है, थीटा। तो यहां आपको ये बात समझना है कि यदि ये केंद्र O है तो ये चाप जो है केंद्र पर थीटा कोण यदि बनाता है, तो इससे देखिए ध्यान से, जो क्षेत्र बनता है ना, इस क्षेत्र को हम कहते हैं त्रिज्य खंड। क्या कहते हैं, त्रिज्य खंड के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, त्रिज्य खंड के नाम से जानते हैं, ऐसा होता है। इसको सेक्टर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सेक्टर। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं सेक्टर, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, सेक्टर। अब देखिए, यदि ये थीटा लघु है यानी छोटा है ना, लघु या छोटा है, तो इसको हम बोलेंगे लघु त्रिज्यखंड। क्या बोलेंगे, लघु त्रिज्यखंड, है समझ में। अंग्रेजी में इसे बोलते हैं माइनर सेक्टर। क्या बोलते हैं इसको, माइनर सेक्टर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, इसके बाद वाला, इसको इस एरिया को छोड़ दें तो जो बाद वाला जो बच रहा है ये दीर्घ त्रिज्यखंड है। इसको क्या बोलेंगे, दीर्घ त्रिज्यखंड। जानना है कि जैसे मान लीजिए कि कोई वृत्त है और इसके मान लेते हैं कोई चाप AB है ना, और ये केंद्र पर थीटा कोण बनाता है। केंद्र पर कितना कोण बनाता है, थीटा। यदि चाप की लंबाई को L मान लिया जाए, क्या मान लिया जाए, L, त्रिज्या को R मान लिया जाए, तो यहाँ जो है ना,
एल आर और थीटा, एल आर और थीटा में एक संबंध होता है। क्या होता है जी? संबंध होता है जहां हम लिखते हैं थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। क्या लिखते हैं? थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर लिखते हैं। और थीटा को हम कहते हैं, थीटा कोण है लेकिन इसको कहते हैं कि रेडियन में है। किसमें है जी? रेडियन में है। किसमें है ये? रेडियन में। समझ में आ रहा है? किसमें है ये? रेडियन में, डिग्री में नहीं है। किसमें है ये? रेडियन में। है समझ में? तो आपको एक पॉइंट याद रखना होगा कि पाई रेडियन, क्या पाई रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री और 2 पाई रेडियन बराबर होता है 360 डिग्री। ये पाई क्या है? रेडियन। क्या ये? रेडियन। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से जो है हम जो है ये बात समझते हैं थीटा में, आर में और एल में क्या संबंध। समझ में आ रहा है? तो एक वृत्त में यदि एक लघु त्रिज्यखंड बन रहा है तो दूसरा कौन सा त्रिज्यखंड बनेगा? दीर्घ त्रिज्यखंड। ठीक है? तो एक लघु त्रिज्यखंड बन रहा है, दूसरा दीर्घ त्रिज्यखंड बन रहा है। समझ में आ रहा है? तो आपका अब यहां से आपके किताब का सिलेबस स्टार्ट होगा कि लघु त्रिज्यखंड क्या होता है और दीर्घ त्रिज्यखंड क्या होता है। समझ में आ रहा है? तो अब कि मान लीजिए कि एक वृत्त है, ठीक है, और एक चाप मान लेते हैं AB है, ठीक है, और यह केंद्र पर थीटा कोण बनाता है, थीटा कोण बनाता है, और इसकी त्रिज्या क्या है? R है, और केंद्र क्या है? O है ना? तो मान लीजिए हमको निकालना है वृत्त के चाप AB की लंबाई, चाप AB की लंबाई हमको बताना है समझ में? तो लंबाई कितने के बराबर होगा? ठीक है? तो वो लंबाई कितने के बराबर होगा? एक बात बताइए कि जब पूरा क्षेत्रफल लेंगे तो केंद्र पर कितना कोण बनेगा? 360 बनेगा। है समझ में? 360 बनेगा। 360 करने का मतलब पूरे वृत्त का क्षेत्रफल। लेकिन अब 360 डिग्री में आप कितना कोण ले रहे हैं? कितना ले रहा है? थीटा ले रहा है। कितना ले रहा है? थीटा ले रहा है। यदि थीटा को हम डिग्री में मापे तब, किसमें जी? डिग्री में। ठीक है? थीटा को यदि डिग्री में मापे तो वृत्त के चाप की लंबाई तो कितना भाग हो जाएगा? थीटा अपॉन 360, यानी मात्र पूरे 360 डिग्री का थीटा ही ले रहे हैं। तो कितना भाग वृत्त का ले रहे हैं? थीटा अपॉन 360, है ना? थीटा अपॉन 360। अब पूरे 360 डिग्री में वृत्त की परिधि क्या होती है? 2 पाई आर। है समझ में? तो 2 पाई आर से क्या करेंगे? इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। तो फॉर्मूला क्या निकल के आएगा? थीटा अपॉन 360 गुणे 2 पाई आर, अच्छा थीटा अपॉन 180 इंटू पाई आर इकाई हो गया। तो ये हो गया वृत्त के चाप की लंबाई। समझ में आ गया? वृत्त के चाप की लंबाई आ गया। ठीक है? तो वृत्त के चाप की लंबाई हम कैसे निकालेंगे? ठीक है? अब यहां पर भी ये हो सकता है कि मान लीजिए कि चाप की लंबाई हम ए भी निकाल लिए। यदि यहाँ पर मान लीजिए कोई पॉइंट डी दे देता है और कहता है कि चाप ए डी बी की लंबाई निकालो, तो बाहर वाला एंगल मेजर करेंगे ना? ये कितना बनेगा? 360 माइनस, है ना? तो वृत्त के चाप ए डी बी की लंबाई आपको यदि बताना है तो कौन सा एंगल लेंगे? 360 माइनस थीटा बटा 360 इंटू 2 पाई आर इकाई लेंगे। है समझ में? है? उससे नहीं होगा तो पूरे वृत्त के परिधि में से लघु चाप इसको घटा दीजिए, तो इसको हम कहेंगे वृत्त के चाप एडीबी है। तो एडीबी कहने का मतलब ये दीर्घ चाप हो गया। कौन सा चाप? दीर्घ चाप। और ये कौन सा चाप हो गया? लघु चाप हो गया। तो लघु चाप यदि आपको पता है और दीर्घ चाप निकालना है तो पूरे 2 पाई आर में से माइनस कर दीजिए। अच्छा है, ये फॉर्मूला लगा दीजिए। समझ में आ रहा है? तो लघु चाप क्या होता है? आए समझ में? और चाप में भी 2 तरह का, लघु चाप और दीर्घ चाप क्या होता है? समझ में आ गया? तो चाप की लंबाई हम कैसे निकालेंगे? नोट करो।